तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार सवाल लेकर आपके लिए आया हूं। बस थोड़ी समस्या यह होती है कि आप लोग अंत तक रुकते नहीं हैं, बीच में ही भाग जाते हैं। हाँ, रात थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि जिस समय डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सबसे उपयुक्त समय होता है अध्ययन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारवां, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। आपका सवाल है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में होता है, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। बताइए। चलिए, जितने लोग आ चुके हैं सबका स्वागत है। फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए जितने साथी अभी नए जुड़े हैं। चलिए फटाफट शुरू करिए। तो यहां पर साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, यह एकदम सही बात है। देखिए, इसे विभिन्न नामों से पुकारा गया। इसे हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलरी हिंदुस्तानी, मध्य देशी हिंदी, हिंदुस्तानी, इसके अलावा कौरवी बोली, खड़ी बोली, टकसाली भाषा इत्यादि नामों से इसको पुकारा गया। तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली के आसपास की लोक बोली के रूप में होता है, मेरठ में भी है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से होता है, यह भी एकदम सही बात है, ये एकदम सही है। अब आता है कि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं मिलता है। नहीं भैया, क्या नहीं मिलता है? तो लोक साहित्य इसमें मिलता है, लेकिन कम मिलता है, यानी खड़ी बोली में भी लोक साहित्य मिलता है। अब जो लोग बिजनौर के हैं, मुरादाबाद के हैं, मेरठ के हैं, इनके यहां जो होली पर गीत गाए जाते होंगे वो लोक के ही गीत होंगे, यानी इसमें शिष्ट साहित्य तो ज्यादा है, लेकिन लोक साहित्य भी मिलता है। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए जितने साथी जुड़े हैं। आगे चलते हैं। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? अब देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया है। यहां पर भाषा परिवार से संबंधित प्रश्न आया है कि कौन द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। कन्नड़, मलयालम, बंगाली या फिर तेलुगु। यह सवाल कितना बढ़िया है। यहां पूछा गया है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। अब अगर हम द्रविड़ परिवार की भाषाएं नहीं जानते रहेंगे तो इसका जवाब हम सब नहीं दे पाएंगे। द्रविड़ यानी जिसे हम दक्षिण भारत की भाषाएं भी कह सकते हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये क्या है? 70 से अधिक भाषाएं हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं वो ये 4 हैं। इसके अलावा बंगाली को किस में रखेंगे? तो बंगाली को हम रखते हैं, एक हमारा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से जो बोलियां निकली, जो भाषाएं निकली, उसमें बिहारी, असमिया, उड़िया और बांग्ला, ये 4 ऐसी भाषाएं हैं जो मागधी अपभ्रंश से निकली। कहां से निकली हैं? मागधी अपभ्रंश निकली हैं।
इस वजह से हम इसको उनसे अलग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार जो था पहले इन सब के साथ जुड़ा हुआ था, बाद में वो अलग हो जाता है। इस तरीके से ये बंगाली जो है वह आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है सबको? अगला सवाल, भारत की संपर्क भाषा क्या है? बहुत बढ़िया सवाल आ गया है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली। भारत की संपर्क भाषा क्या है? चलिए, अब अगर बात करें तो यह सवाल विवादित हो सकता है। यह सवाल विवादित हो सकता है कि भारत की संपर्क भाषा है क्या। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा है। तो आप देखिए कि भारत के संसद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विदेश में भी अगर कोई जाता है तो हम एक भाषा को चुन लेते हैं। यानी भारत में एक दूसरे से संपर्क करने की जो भाषा है वह हिंदी है। ठीक है, लेकिन यह विवादित प्रश्न है। इसका अंग्रेजी भी उत्तर सही हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहने पर हिंदी ही इसका राइट आंसर होगा। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? विभिन्न लिपियां हैं। लिपियों की समृद्धि की दृष्टि से यह देखा जाता है कि कौन सी ऐसी लिपि है जिसमें सभी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। अब एक भाषा है जो बड़ी कठिन है, बहुत ही कठिन है। क्या नाम है? चीनी भाषा। चीनी भाषा जो है अब अगर देखें तो ये एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही कठिन भाषा है, मंदारिनी। यानी यह आक्षरिक भाषा है। आक्षरिक में भी यह एकाक्षरी है। भारत में भी एकाक्षरी भाषाएं मिलती हैं। एकाक्षरी भाषाएं कहां मिलती हैं? मणिपुर में, मैतेई संप्रदाय में। तो मैतेई जो समुदाय है उनके यहां एकाक्षरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आक्षरिक का मतलब होता है ये भाषाएं सैंबोलिक होती हैं, प्रतीकों पर आधारित होती हैं। यानी एक अंग्रेजी का शब्द है जो हम सब बहुत प्रयोग में लाते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब इसको वाइड नी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइड नी कहते हैं। यानी चाइनीज भाषा में मैं तुमसे प्रेम करता हूं को क्या कहेंगे? वाइड नी कहते हैं। अब इसे हिंदी में अगर कहें तो जर्मन भाषा आपकी रोमन में लिखी जाती है, अंग्रेजी भी, फ्रांसीसी भी लिखी जाती है, और हिंदी को भी रोमन भाषा में हम लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह सुझाव दिया कि हिंदी को रोमन भाषा में लिखें। कैसे? जैसे राम की कृपा होगी। अब ये राम की कृपा होगी मैंने लिखा है रोमन लिपि में,
लेकिन भाषा इसकी क्या है? हिंदी है। भाषा इसकी क्या है? हिंदी है। अब जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें संस्कृत, नेपाली, मराठी, हिंदी, ये जो है यह देवनागरी में लिखी जा सकती है या लिखी जाती हैं। तो यहां यह समझिए कि यह भाषा जो है, देवनागरी जो है, यह लिपि कई भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है, इसीलिए सबसे यह प्रायोगिक लिपि मानी जाती है और ऐसी लिपि मानी जाती है कि जिसको सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। ठीक है, चलिए अगला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? राजभाषा आयोग से सवाल पूछा जाएगा 100%, लेकिन इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो संविधान के भाग अनुच्छेद 120 भाग 5 अनुच्छेद 120 और 210, ये दो अनुच्छेद जो है जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछा जाएगा कि ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित हैं। तो 210 संसद, 120 जो है वो संसद, और भाग 6 यह विधानमंडल से संबंधित है। यानी विधानमंडल की जो भाषा है वह क्या रहेगी? तो यहां एक चीज पूछा जाएगा कि भारत में संसद का कामकाज किस भाषा में होगा, इसका उपबंध संविधान के किस भाग में है, या विधानमंडलों की भाषा का विधान संविधान के किस भाग में है। तो विधानमंडल देखो, जो पहले पैदा होता है वो पहले आएगा, वो पहले आएगा, यानी संसद बड़ा है तो भाग 5 में आएगा और 120 में आएगा। इसके बाद विधानमंडल छोटा होता है तो वो भाग 6 में आएगा और यहां पर 210 होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 210 विधानमंडल और संसद 120 भाग 5 में आता है। याद रहेगा, जरूर याद रखिएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया। जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तो उस समय भारत में बड़ी समस्याएं थी। एक तो अंग्रेज जब 47 में छोड़ के भारत को जा रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि तुम भाषाओं को लेकर ही मर मिटोगे, और यह सही बात थी। तो भारत को 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो भारत की राजभाषा हिंदी तो घोषित हो गई, लेकिन इसको लेकर दंगे फसाद चालू हो गए, और इसी के छुटकारे के लिए संविधान में कुछ नियम अतिरिक्त जोड़े गए और बनाए गए, जिसमें एक अनुसूची बनाई गई, 8वीं अनुसूची, जिनमें उसमें 14 भाषाओं को सम्मिलित कर दिया गया। कैसा है भैया कि 14 भाषा को हम सम्मिलित कर दे रहे हैं, हिंदी को छोड़ दो। तो भारत में जो कलह थी भाषाओं को लेकर, उस कलह को समाप्त करने के लिए 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषाओं को उन्होंने रख दिया। और राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे 1955 में बीजी खेर के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन कर दिया जाता है। और इस राजभाषा आयोग का जब गठन किया गया तो राजभाषा आयोग ने क्या काम किया कि इसने एक कमेटी बनाई। क्या कमेटी बनाई? इस कमेटी को याद रखिएगा कि इस कमेटी में कितने सदस्य हैं। कमेटी में कितने सदस्य याद रखिएगा। देखिए, हमारे घर अगर पहली पहली बार कोई आता है या पहली पहली बार कोई चीज होती है
तो उसकी संख्या भी बड़ी शुभ रखी जाती है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि संख्या क्या रखी गई, 21 रखी गई, यानी जो पहली बार कमेटी राजभाषा आयोग की गठित हुई उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 21 है। याद रखिएगा कि 1955 जब पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि इसकी संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। क्लियर है, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन? अब भारत में जो कामकाज होता है वो बड़ा ढीला ढाला होता है। तो जो 55 में इन्होंने कमेटी बनाई, वो कमेटी अपना काम करके कितने दिन में सौंपी होगी? तो इस कमेटी ने अपना जो ज्ञापन, अपना काम जो सौंपा वो 1956 में सौंपा, यानी 1 साल लग गए। कितना साल लग गया? 1 साल लग गया, यानी कि 1956 में। अब भैया 1956 में ले जाके दे दिए, कह लो अपना काम संभालो, हमने अपना काम कर दिया, कमेटी ने, की सदस्यों ने कहा भैया तुम्हारा काम तो समाप्त हो गया, अब इसको हम संसद में रखेंगे। भारत का कानून है 55 में कमेटी बनी, 56 में उसने काम पूरा किया और इस काम को संसद में पहुंचाते पहुंचाते 1 साल लग गया, यानी संसद में कब पहुंचा, 1957 में पहुंचा। सोचिए जरा, 1957 में जब ये पहुंचा तो भैया क्या कहा कि राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें थी, संयुक्त राष्ट्र राजभाषा समिति बनी इस पे कि भाई आप लोगों ने सही काम किया कि गड़बड़ा दिया है सब, हम इसको फिर से दिखवाएंगे। तो गोविंद पंत बल्लभ, क्या नाम था उनका, गोविंद बल्लभ पंत, उनकी अध्यक्षता में संयुक्त एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने क्या किया कि हम इसको फिर से देखेंगे कि आपने क्या काम किया है। तो संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कर दिया गया। कब किया गया? 1957 में। क्या करने के लिए कि भैया ये बीजी खेर वाले लोग काम भी किए कि नहीं किए, 21 वाले, 21 जो सदस्य थे। अब 1957 में गोविंद साहब की अध्यक्षता में यह कमेटी जब संसद ने गठित की तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य थे, यह भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें कितने सदस्य थे बाबू? इसमें सदस्यों की संख्या 21 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि 30 में लोकसभा के कितने सदस्य थे और राज्यसभा के कितने सदस्य थे? तो देखिए, लोकसभा बड़ी होती है तो लोकसभा से अधिक सदस्य लिए गए, यानी 20 सदस्य लिए गए। राज्यसभा छोटी होती, सदस्यों की संख्या कम होती है, यानी उसमें से 10 सदस्य लिए गए। कुल मिलाकर उन्होंने 30 सदस्यों को इकट्ठा कर लिया और इन 30 सदस्यों ने क्या किया, उस पर काम शुरू कर दिया और इन्होंने 2 साल का समय लगा दिया। 1957 से लेकर 1959 तक का समय इन्होंने लगा दिया और उसके बाद कहा, हां गुरु, जो काम किए हैं मस्त किए हैं, कोनो काम में दिक्कत नहीं है। यानी अब 1959 में 2 स्थायी आयोगों को उन्होंने मान्यता दी। किसकी? 2 स्थायी आयोगों को मान्यता दी गई। किसने दिया? संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति ने। कब दिया? 1959 में। क्या दिया? 2 स्थायी आयोगों को मान्यता दी कि 2 आयोगों की हमको आवश्यकता है, भैया 2 आयोग बना दीजिए, राजभाषा वाला सारा जो मसला है समाप्त हो जाएगा। आजकल जब आप रील देखते हैं तो वहां एक शब्द आता है मसला, और यह मसला शब्द का सबसे अधिक प्रयोग कहां किया जाता है? पाकिस्तान में किया जाता है। तो मैं भी रील देखता हूं कभी कभी, तो रील में मैंने देखा मसला, तो वही मसला मेरे जुबान पे आज आ गया कि यह मसला था। तो मसला यहां पर यह था कि 2 सदस्य, मतलब 2 आयोगों का गठन किया गया। एक आयोग 1961 में, दूसरा आयोग भी 1961 में। राजभाषा विधायी आयोग, ध्यान रखिएगा,
राजभाषा विधायी आयोग। ये एक गठन कहा कि भैया एक गठन इसको कर दीजिए और इससे काम हो जाएगा। दूसरा आयोग गठित किया गया वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। तकनीकी, ये है ऊपर लिखा, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, यानी दोनों का गठन 1961 में किया गया। सवाल यह पूछता है कि दोनों आयोग किसके तहत चलते हैं। तो पहला जो था यह विधि मंत्रालय के अधीन चलता था और दूसरा जो है वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलता था। पहला विधि मंत्रालय के अधीन और दूसरा शिक्षा मंत्रालय के अधीन चलता था। ठीक है, लेकिन यह काम अच्छे से नहीं कर पाया या क्या मामला था। 1976 में कहे भैया अपनी बोरिया बिस्तरा बांध लो, हटाओ अपना आयोग। 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम लगाए गए। ठीक है, क्या भाई कमेंट में क्या चल रहा है? आप लोग की तो अलग खिचड़ी पकती रहती है। धन्य है प्रभु जी आप सब। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, आप लोग मजे ले रहे हैं मेरे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लीजिए लीजिए। हाँ, तो अब मैं एक ही चीज का श्राप देता हूं कि आप लोग मेरा जितना मजा लोगे क्लास में, आपका जब सिलेक्शन होगा जिसको पढ़ाओगे वो बच्चे आपका उतना ही मजा लेंगे और याद करोगे कि हम भी अपने सर को खूब परेशान किए थे। आप चिल्लाते रहोगे, पूरी क्लास सुनेगी नहीं आपकी बात, और हर 10 मिनट बाद एक उंगली निकाल के कि मैम टॉयलेट, मैम दो, इस तरह से करेंगे। और कुछ बच्चे ना तो एक और दो आपकी क्लास में ही कर देंगे, तब आपको मेरी याद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? तो आपको मैंने बताया 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। यह किसके अधीन काम करता था? तो यह काम करता है शिक्षा मंत्रालय के अधीन। शिक्षा मंत्रालय के अधीन। चलिए, अच्छा हमारे लिए आंदोलन किए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद आप सबका, कोई बात नहीं है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो इस समय जिसको जो भी कुछ कहना है, देखिए शिक्षा का एक अर्थ होता है, आप अगर साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें यह होता है कि अगर कोई बच्चा आपको गाली दे रहा है, आपके मुंह पे थूक दे रहा है, आपको मार दे रहा है, तब भी आप उसको रिवर्ट में कुछ नहीं कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, मार नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते। तो गुरु को कोई कुछ भी कह सकता है, एकदम स्वतंत्र है, जिसका जो मन कहे कह दे, और मेरा एड्रेस ले ले आके मुझको कूटना भी चाहे तो कूट दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जिस तरह पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाता रहूंगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, देश भर से संपर्क का। अब यह समझिएगा, भाषा क्या होती है? भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाषा का अर्थ यह है कि यह लोगों को एकत्रित करती है, एकता के सूत्र में बांधती है। भारत में लोगों की एकता और भारत में अंग्रेजों का शासन ज्यादा दिन तक चला, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारे पास कोई एक संपर्क भाषा नहीं थी जिससे हम लोगों को एकत्रित कर सकें। यह सबसे बड़ी समस्या थी। बंगाली हिंदी नहीं समझ पाता था और हिंदी वाले बंगाली नहीं समझ पाते थे, तमिल तेलुगु कन्नड़ नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से भारत में एकजुटता नहीं हो पाई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया और राष्ट्रीय एकता का आधार बनी। यानी जो एक नारा बना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी
हिंदू और हिंदुस्तान, ये नारा बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? देखिए, जब यूपी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आएगा, एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता का रिजल्ट आएगा, स्वाभाविक है कि जितने हमारे यहां छात्र पढ़ रहे हैं सबका चयन नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक है, आप सब जानते हैं। तो जिसका चयन नहीं होगा वो सबसे ज्यादा गालियां देगा मुझे, और जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं या अंत तक नहीं पढ़ेंगे उसी में से सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। जो अभी से सीरियस हो जाएगा उसका चयन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि जितना भी पढ़ा रहा हूं, एक भी सवाल बाहर से आपको नहीं मिलेगा, सब इसी में से आ जाएगा। तो थोड़ा सीरियस होकर अगर पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? भाषा का विश्लेषण। अगर हम भाषा के विश्लेषण पर बात करते हैं तो ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर। तो भाषा का विश्लेषण जब हम करेंगे तो इसमें ध्वनि और उच्चारण की बात होगी, ठीक है। अब यहां पर ये जो शब्दावली और अनुवाद जो है, यह भाषा के विश्लेषण पर काम नहीं करता है। बाकी लिपि भी करेगी, वर्तनी भी करेगी, वाक्य रचना भी करेगी, ध्वनि और उच्चारण भी करेगा। शब्दावली और अनुवाद जो है यह भाषा विश्लेषण के स्तर पर काम नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? अब यह सवाल आप देखिए तो कई बार पूछा गया है, यह कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। बताइए फटाफट। इसमें एक चीज ये देखिए कि जब हम संस्कृत से यात्रा करते हैं तो कैसे यात्रा करते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी तक। तो एक सवाल पूछा जाता है हिंदी का विकास, हिंदी का विकास, या कई बार पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है। अगर वहां पर कोई भाषा न दे दे और पूछे हिंदी की शुरुआत, या यह पूछ ले कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से होती है, हिंदी साहित्य अगर पूछ ले तब भी यही बात सामने आएगी, ठीक है। हिंदी साहित्य की शुरुआत यानी इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत या हिंदी का विकास या अपभ्रंश का प्रयोग, यानी तीनों चीजें एक से कनेक्ट हो रही हैं। वह किससे कनेक्ट हो रही हैं? अपभ्रंश से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब यहां देखिए, अपभ्रंश से संबंधित कुछ सवाल आप सबसे पूछे जाते हैं, यानी अपभ्रंश की विशेषताओं से संबंधित कुछ सवाल आपसे अगर पूछे जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपभ्रंश में क्या खास बातें हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश जो है इसे क्या कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाने लगा था इसे। यानी अपभ्रंश में इसके वर्ण भी पूछे जाते हैं कि किसमें कितने वर्ण हैं। तो ये सारे सवाल आपको याद रखना है। जैसे पिछली बार सवाल पूछा गया कि ए और ओ ये ध्वनियां ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं। तो ये ध्वनियां मैं आपको बता दे रहा हूं किससे संबंधित हैं। तो ये अपभ्रंश भाषा से संबंधित हैं। लेकिन सवाल यहां यह पूछा जाएगा कि ये ध्वनियां ह्रस्व हैं अथवा दीर्घ हैं। समझिएगा। तो संस्कृत में
ये ध्वनियां कैसे थी? ए और ओ के जैसे थी। और अपभ्रंश तक आते आते अय और औ ध्वनियां जो है वो समाप्त हो गई। अपभ्रंश में दोनों ध्वनियां नहीं है। अपभ्रंश में इन दोनों ध्वनियों के बदले किसका प्रयोग किया जाने लगा? ए और ओ का प्रयोग किए जाने लगा। यानी जिसके ऊपर ये हाफ है, ये चंद्र है, तो वो हरस्व होगा, और जिसके ऊपर ये चंद्र नहीं है वह क्या हो जाएगा? स्वरों में दीर्घ हो जाएगा। समझिएगा। अब अगर ये हिंदी में पूछा जाएगा, अगर ये हिंदी में पूछा जाएगा तो ए अय ओ औ ये चारों, इनको हम क्या कहेंगे? सांध्य अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? सांध्य अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। यही सब कहेंगे इनको। लेकिन अगर इसे अपभ्रंश के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो अपभ्रंश के दृष्टिकोण में इन दोनों को ह्रस्व और इन दोनों को हम दीर्घ कहेंगे। तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझकर याद रखनी है। ठीक है। एक और मजेदार बात, संस्कृत में दो ऐसी ध्वनियां थीं जो चलते चलते विलुप्त हो गईं। कौन सी ध्वनि थी? एक तो ये ध्वनि थी। ठीक है। ये दो ध्वनियां थीं जो कहां थी? वैदिक संस्कृत में। ये कहां थी? यानी ये ड के लिए प्रयोग की जाती थी और ये ढ के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है। लेकिन जब ये समाप्त हो गई और जब उस अपभ्रंश में पहुंची तो यही ध्वनियां हमको द्विगुण के रूप में मिली, उच्छिप्त के रूप में मिली, नव विकसित व्यंजन के रूप में मिली। यानी अपभ्रंश में ही आके इन द्विगुण व्यंजनों का जन्म हो गया। तो आपसे अगर कभी सवाल पूछा जाए कि द्विगुण व्यंजनों का जन्म कहां से हुआ, तो द्विगुण व्यंजनों का जन्म अपभ्रंश में हुआ। कहां से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ठीक है। कंफर्म है? वेरी गुड। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? छठी शताब्दी। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोलियां देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? बताइए। कठिन हिंदी, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस सवाल की गंभीरता को देखिए प्यारे। पंजाबी। अब आपको यहां पर एक चीज मैं दिखाऊं कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर है भाषाओं का, वह किस तरीके से निर्मित हुआ। भाषाओं का जो स्ट्रक्चर है वह किस तरीके से निर्मित हुआ। यानी ये जो सारी भाषाएं हैं, इनका जो क्षेत्र है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब आपको कहां मिलेगा? ये पूरा क्षेत्र एक दूसरे से क्या है? संबद्ध है। यानी इन सब की जो सीमाएं हैं वह एक दूसरे से मिल रही हैं। और हिंदी का जन्म भी यहीं पर होता है। हिंदी का जन्म भी यहीं पर होता है। आपको मैं एक भाषाओं का चार्ट दिखाता हूं। भाषाओं का एक चार्ट आपको दिखाता हूं। तो ये कुछ ज्यादा क्लियर होगा आपका। ये चार्ट है। चलिए थोड़ा सा
कम दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूं। थोड़ा सा डार्क कम कर देता हूं, दिखने लगेगा। चलिए, यानी इस अगर स्ट्रक्चर को देखें, बहुत अच्छा तो नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा दिखने लगा होगा। चलिए, अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहां पर यह लगभग भारत के पूरब में आपको नेपाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भारत के पूरब में आपको नेपाल दिख रहा है, और नेपाल के ही थोड़ा सा आगे आप देखें तो यह असम दिख रहा है। असम के नीचे बंगाल दिख रहा है, और बंगाल के नीचे उड़ीसा दिख रहा है। फिर यह तमिलनाडु, आंध्र है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, सिंध प्रदेश है, पाकिस्तान है, पंजाब है, कश्मीर है और तिब्बत है। ये चारों तरफ से मैंने इसको घेर दिया। अब इसमें अगर भाषाओं के दृष्टि से अगर हम थोड़ा सा इसका अध्ययन करें तो यहां पर जो सिंध क्षेत्र है, यानी सिंधी भाषा जो है, जिसको लोग ब्राचड से भी मानते हैं किसका जन्म हुआ है, ब्राचड से। यहां पर इसी सिंध प्रांत से ये जो रेखा मिल रही है, यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी क्षेत्र आ जा रहा है, जो कि राजस्थान की सबसे प्रयुक्त, उपयुक्त और सबसे शुद्ध भाषा मानी जाती है, यानी लोकप्रिय भाषा मानी जाती है, साहित्यिक भाषा मानी जाती है। कौन सी? मारवाड़ी, जो कि ये पश्चिम में है, यानी सिंध प्रांत से एकदम जुड़ी हुई है। ये राजस्थान है, और इसी राजस्थान में मेवात वाला जो क्षेत्र है, मेवाती बोली। अब आप इसीलिए देखिए कि मेवाती का जो प्रभाव है वो हरियाणवी में पड़ता है, क्योंकि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, वो उधर जो है आप देखिए जयपुर है, और जयपुर से थोड़ा सा ऊपर मेवात है, मेवात से हरियाणा जुड़ रहा है, यानी मेवात का कुछ क्षेत्र और हरियाणा का कुछ क्षेत्र वो मिलता है। जयपुरिया जो है वो पूर्वी क्षेत्र में है, और मालवी जो है वह उत्तरी क्षेत्र में है, और आपकी दक्षिणी क्षेत्र में मामा मेवा लेकर जयपुर, मालवी, मेवाती, जयपुरी, और यहां एक निमाड़ी बोली भी आती है। मैंने आपको बताया था निमाड़ी के विषय में भी। निमाड़ी और भीली, इन दो बोलियों की भी चर्चा होती है और इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम चले आए ब्रज भाषा क्षेत्र में, यानी अब यही जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर से हमारा राजस्थान और ब्रज का क्षेत्र मिल रहा है। इसीलिए ब्रज की बहुत सारी बोलियां ऐसी हैं जो राजस्थान में भी बोली जाती हैं, यानी भरतपुर ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रज की ही बोली बोली जाती है, ब्रज की ही एक बोली बोली जाती है। कहां पर? भरतपुर में, क्योंकि यह क्षेत्र मिल रहा है। ठीक है, अब इसी में ब्रज से ही नीचे क्षेत्र बुंदेली का है, यानी ब्रज का बहुत ज्यादा प्रभाव बुंदेली पर है, और यहीं पर मध्य प्रदेश है। तो आप मध्य प्रदेश में देखिए, बुंदेली जो है वह उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, क्योंकि दोनों जगहों पर यह एक साथ मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, दिखाने के लिए चार्ट का जो मैंने प्रयोग किया, कि जो दिल्ली है, दिल्ली यहां पर है लगभग ऊपर, ठीक है, कश्मीर से नीचे है, और क्या है? खड़ी बोली का क्षेत्र है। अब इसी खड़ी बोली के क्षेत्र में ये सारे राज्य मिल रहे हैं, यानी यहां पर हरियाणा है, यहां पर राजस्थान है, और यहां पर आपका पंजाब है। इन सब के बीच का जो क्षेत्र है वह क्या है? खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो इन बोलियों से क्या होता है? इन बोलियों से प्रभाव बनता है। किसका प्रभाव बनता है? चलिए, इसका काम हो गया। इन बोलियों से किसका प्रभाव बनता है, कौन सी बोली का इससे जन्म होता है, यह बात अब हमें समझनी है। तो इससे जन्म होता है हमारी मानक हिंदी का। किसका जन्म होता है? मानक हिंदी का जन्म होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? मानक हिंदी का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं
जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उसमें एक रूपता लाई जाए, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक है। हाँ, तो यहां पर इन सभी के क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्रों में से जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, जो स्टैंडर्ड शब्दावलियां थी, उनको एक कर लिया गया और हिंदी की मानक हिंदी की शब्दावली बनाई गई। ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए अब याद रहेगा। अगला सवाल, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श को क्या कहते हैं? भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, अब यहां एक चीज और समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अब आप मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा क्या कहता है कि मम्मी मैं दही नहीं पीऊंगा। कहें क्यों नहीं पियोगे? कहे मम्मी दही खट्टी है। आपने क्या कहा? दही खट्टी, बच्चे ने कहा। अब आप बच्चे को 2-3 थप्पड़ मारो और कहो पगला गए हो, तुमको मालूम है कि तुम कितने पढ़े लिखे घर में पैदा हुए हो, तुमको व्याकरण नहीं आता है बेवकूफ। दही खट्टी तुमने कैसे कह दिया? दही खट्टा होता है कि क्योंकि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। ध्यान रखो तुम किस खानदान में पैदा हुए हो। अब इस तरह से बच्चे को तो डांट नहीं सकते हैं, और बच्चे को हम व्याकरण भी नहीं समझा सकते कि बेटा तुम व्याकरण गलत कर रहे हो। हमें उसको यह बोलना है सीधे सीधे कि बेटा खट्टी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खट्टा बोलते हैं। दही को खट्टी नहीं बोलते हैं, दही को खट्टा बोलते हैं। यानी हम इतना ही कह दिए और आगे बढ़ गए, हम नहीं रुके। भाषा में भी यही बात लागू होती है कि हम भाषा का व्याकरण किसी पे थोपेंगे नहीं, पहले उसे भाषा सिखाएंगे, फिर उसे व्याकरण सिखाएंगे। अगर किसी को व्याकरण पहले सिखाएंगे तो भाषा नहीं सीख पाएगा। आप और हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आता है लेकिन बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने भाषा उल्टे तरीके से सीखी है। पहले उन्होंने व्याकरण को सीखा और फिर उसके बाद वो भाषा सीख रहे हैं। जबकि नियम क्या है कि पहले आपको भाषा सीखना है, फिर व्याकरण तरफ जाना है, तो इससे कोई कठिनाई नहीं रहेगी। क्लियर है? यानी भाषा साहित्य और व्याकरण में, इसीलिए अगर आप 1 से 8 तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे बतौर अध्यापक, तो व्याकरण अलग से आपको नहीं पढ़ाना है। व्याकरण में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इसी के साथ ग्रामर को ऐड कर देना है, यानी जो पढ़ाएंगे उसी में ग्रामर आ जाएगा। अब इस सवाल को लगभग आप सब समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मामला है, क्या मसला है। तो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? अब जब हम आदर्श की बात करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, एकदम क्लियर कर देंगे कि इससे कोई कम समस्या नहीं करेंगे। आदर्श को क्या करेंगे? लोक भाषा तो आदर्श देखेगी नहीं, काव्य भाषा में भी आदर्श को नहीं देखा जाता है। मरम वचन जब सीता बोला, आपने देखा होगा, हम लोग सीता बोला, हम लोग साहित्य जब पढ़ते हैं तो वहां काव्य दोष पढ़ते हैं और उसमें काव्य दोष आता है कि मरम वचन जब सीता बोला, तो सीता बोला साहित्य में प्रयोग किया गया है, मतलब इसका भी कोई मतलब नहीं है। जन भाषा, तो जन भाषा तो अपनी ही तरह की होती है, इससे व्याकरण से कोई मतलब नहीं है। यानी जो मानक भाषा है यह सदैव किसका ध्यान रखती है? व्याकरण का ध्यान रखती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? गांधी थे। और अगर हम जन भाषा में इसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे? गांधी था। अब देखिए, जो जन भाषा है वो गलत नहीं कह रही है, क्योंकि जन भाषा यह जानती है कि गांधी वाज सिंगल पर्सन,
वो बहुवचन नहीं थे, गांधी तो अकेले व्यक्ति थे, लेकिन आदर्श रूप धारण करने के लिए व्याकरण के नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति को सम्मान देना है उसको हम बहुवचन कर देते हैं और हम क्या कह देंगे कि गांधी थे, तो गांधी थे यहां पर राइट हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? मानक भाषा होगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? एक बार फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, सवाल नए मिल रहे हैं, सवाल अच्छे लग रहे हैं, सवाल नए लग रहे हैं और मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और बताइए कि सवाल नए हैं कि नहीं है। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन तथ्य सही है? मानक हिंदी व्याकरण, ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको जो हिंदी पढ़ा रहा हूं वो मानक हिंदी पढ़ा रहा हूं, व्याकरण जो पढ़ाता हूं वो भी मानक हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं। तो मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्त चिन्ह निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। अब बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, मानक हिंदी में सब कुछ ठीक है, एक चीज नहीं सही है, हिंदी में केवल एक वचन होता है, एक वचन नहीं होता है, यहां पर दोनों वचनों का प्रयोग किया जाता है, एक वचन और दो वचन दोनों का। 11 कड्डी, अच्छा 11 कड्डी क्यों भैया? व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ जगहों पर ये परिवर्तित हो भी जाते हैं और कुछ जगहों पर ये परिवर्तित नहीं भी होते हैं, लेकिन वचन एक थोड़ी होता, दो वचन होता है। ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों ने जो इस सवाल का जवाब दिया बिना देखे दिया था ना, जिन लोगों ने डी लिखा है, क्या उन लोगों ने सी नहीं देखा था? जिन्होंने सी नहीं देखा उन्होंने डी लगा दिया। तो पेपर में भी यही हाल होता है। अगला सवाल, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहां एक सवाल बहुत ही बढ़िया आता है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? राजस्थानी, गोंडवी, मगही, नेपाली जो है वह 8वीं अनुसूची में है। अब इसे याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे आप नेपाली, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, ये जो भाषाएं हैं, इतना अगर आप याद रख लें कि नेपाली, संस्कृत, हिंदी और मैथिली हिंदी से संबंधित है, और इसमें एक चीज और याद कर लें। क्या याद कर लें? कि अंग्रेजी नहीं है। क्या याद कर लें? अंग्रेजी नहीं है। इसी से संबंधित एक सवाल और बनता है कि भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं पर दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं पर दिया जाता है? कितनी भाषाओं पर दिया जाता है? अब फटाफट कमेंट करके बताइए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं पर दिया जाता है। तो आप बताएंगे कि गुरुजी साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं पर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी 22 भाषाएं तो पक्की हो गई, लेकिन 2 और भाषाएं हैं
जिनका साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस वजह से दो और भाषाएं हैं जिन पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी भाषाएं हैं वो? तो एक यह भी है राजस्थानी और एक आपकी अंग्रेजी, यानी 22 बराबर 24। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची की हैं उनसे पुरस्कार दिया जाता है, प्लस 2 राजस्थानी और अंग्रेजी को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द किस धातु से बना है? ये तो सभी लोग जवाब दे देंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए, सबसे आसान सवाल है आज का। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। अब देखिए यहां पर एक शब्द आता है, एक धातु आती है भाष धातु, और इसमें अ प्रत्यय लगने से एक शब्द बनता है भाषा। 11 वाला फिर से समझा दें, कौन सा ऐसा सवाल था भाई? मानक हिंदी व्याकरण की संरचना के संदर्भ में कौन तथ्य सही है? अच्छा, मैं शायद ये गलत कर गया था, धन्यवाद आपका। चलिए ये सवाल छोड़ रहा हूं, मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल मैंने यहां नहीं पढ़ लिया था कि मानक हिंदी व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, जबकि मुझे पढ़ना था सही है, और मैंने यहां बता दिया था मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है, तो ये गलत तो ही है। तो मैंने नहीं समझ के इसका जवाब दे दिया था। इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना। बहुत मजेदार सवाल मिल गया। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्त चिन्ह निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। यहां आपको बताना है कि इनमें एक व सही कौन सा है, और मैंने आपको गलत चुन के बता दिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए धन्यवाद जिसने याद दिलाया मुझे। आगे बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? फटाफट बताइए। भाषा की कुछ परिभाषाएं भी इस तरह से पूछी जाती हैं, तो कुछ भाषा की परिभाषाएं भी हमें याद होनी चाहिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा की परिभाषा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, अगला सवाल। निम्न में कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, फटाफट बताइए। हड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा और झालवाड़। कोटा, बूंदी, धौलपुर और झालवाड़ नहीं है पूछा है, तो कोटा भी है, बूंदी भी है, झालवाड़ भी है, धौलपुर जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ रहा है धौलपुर। धौलपुर मुख्यतः ब्रज भाषा का क्षेत्र है और इस पर बुंदेलखंडी बोली का भी प्रभाव पड़ता है। कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो यहां पर ब्रज बुकलेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, अर्थात पश्चिमी हिंदी और सौरसेनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। आदर्श और मानक क्षेत्र है।
निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? हरियाणा, मेरठ, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? अब बताइए। अब देखिए, हरियाणा में चलेंगे तो क्या कहेगा? से। यहां पर क्या किया? से का प्रयोग किया कि छत पे पानी ले जाए ना। अब ये जितने भी गाने आप सुनेंगे उसमें से, सू, से इत्यादि जो है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बेटा पार्क कहना होगा, क्या कहेंगे? पार्क कहेंगे। इस तरीके से मेरठ की बात करें तो यह भी लठमार बोली कहा जाता है इसे, यानी खड़ी बोली है, खरापन है। हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। यानी दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली के क्षेत्र में मानक और आदर्श रूप इसका देखने के लिए मिलता है। यानी जो दिल्ली वाला बीच का क्षेत्र है वहां पर यह देखने के लिए मिलता है। नहीं, मेरठ तब यह सही जवाब होता जब यह कहता मानक हिंदी यहां नहीं होता। मानक हटा के केवल हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र अगर पूछता तब तो यहां पर मेरठ राइट आंसर होता। लेकिन सवाल में मानक हिंदी रख दिया गया है तो मेरठ में मानक हिंदी प्रयोग में नहीं आती है, दिल्ली में मानक हिंदी प्रयोग में आती है। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? बताइए। सिंघल ये इंडो आर्यन भाषा के अंतर्गत आती है, यानी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है सिंघल। यानी ये श्रीलंका की एक भाषा है। हां, मेरठ भी खड़ी बोली में आता है। देखिए, हिमाचल भी खड़ी बोली में आता है, दिल्ली भी खड़ी बोली में आता है, मेरठ भी आता है। ठीक है। हरियाणा हरियाणवी में आता है, हिमाचल में बल्कि नहीं है आता, इसमें गढ़वाली कुमाऊनी आप इसको जोड़ लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र की बोली। तो मेरठ और दोनों दिल्ली दोनों सही है, लेकिन मेरठ जो है वो खड़ी बोली का कोर क्षेत्र है। यानी शुद्ध खड़ी बोली को अगर हम ढूंढे तो मेरठ में मिलेगी, लेकिन दिल्ली क्या है, यहां पर मानक रूप इसका देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं सिंघल के लोग, यानी श्रीलंका के लोग। किसको? श्रीलंका के लोग। ठीक है। श्रीलंका के लोग मागधी भाषा को मागधी कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी पाली भाषा को। किसको कहते हैं? पाली भाषा को। ठीक है। अब यहां पर श्रीलंका में मुख्य तौर पर सिंघली और तमिल, ये दो भाषाएं जो है वह प्रयोग में आती हैं। इसके अलावा क्रियोल भाषा भी वहां पर एक देखने के लिए मिलती है। क्रियोल, तमिल और सिंघली। अगर इन सब में से सवाल पूछ ले, क्रियोल को भी पूछ ले, अगर हम क्रियोल को पूछ लें तो क्रियोल भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? फटाफट बताइए। सारे के सारे नए सवाल लेकर आया हूं। भले ये सवाल थोड़े से कठिन आपको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि कुछ नया आपको दिया जाए और कुछ थोड़ा सा आपका दिमाग भी खुलेगी। भाई अच्छा, इस दृष्टिकोण से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा? 2, 6, 5 या 7? चलिए, 19 का 5 सी। ठीक है। तो उन्होंने कितने भागों में रखा?
5 भागों में। कौन कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी, याद कर लेना, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो उन्होंने 5 भागों में बांटा, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थानी। अब इसमें उन्होंने क्या क्या रखा? पश्चिमी में उन्होंने मारवाड़ी को रखा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो भैया। उत्तर पूर्वी में उन्होंने मेवाती को रखा और अहीरवाटी को रखा। मध्य पूर्वी में उन्होंने धुंधाड़ी एक बोली बताया कि भैया एक बोली राजस्थान की है, धुंधाड़ी, उसको रखा। दक्षिण पूर्वी में मालवी और रंगाड़ी बोलियों को रखा। दक्षिणी राजस्थानी में उन्होंने निमाड़ी बोली को रखा। किसको रखा? निमाड़ी को रखा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर जो निमाड़ी बोली है, इससे भी संबंधित कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। किससे संबंधित? निमाड़ी बोली से संबंधित। निमाड़ी क्या है? तो निमाड़ी किसकी उपबोली है? तो यह मालवी की उपबोली है। पूछा जा सकता है, निमाड़ी से संबंधित भी एक सवाल बनता है। यानी कामता प्रसाद गुरु और हिंदी के पाणिनि भी इसके विषय में चर्चा करते हैं। और ये राजस्थान का एक क्षेत्र है निमाड़, जो कहां से लगता है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों से मिलता है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर निमाड़ जो क्षेत्र है, वहां पर यह निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है, चलिए। और कई बार यह सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बोली दक्षिणी राजस्थानी की है। क्या पूछ सकता है? इनमें से कौन सी बोली दक्षिणी राजस्थानी की है। अगला सवाल, बिहारी की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? अब बताओ गुरु, तो जाने। बिहारी की तीनों बोलियों को एक ग्रुप में बांट दिया। कहा यार तुम लोग अलग अलग मत टहलो, एक साथ आ जाओ। तो कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी, इन तीनों बोलियों को एक साथ उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया। किसने बांध दिया? ग्रियर्सन ने। और उन्होंने बिहारी का नामकरण भी कर दिया। क्या कर दिया? नामकरण भी कर दिया। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? अब देखें, पश्चिमी सीमा
पश्चिमी सीमा की मगही, अब कौन सी भाषा है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब जो मगही क्षेत्र है यानी पटना, अब पटना जो है, पटना का पश्चिमी क्षेत्र अगर देखें तो वो भोजपुर का क्षेत्र है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? वाह भाई वाह, बहुत दमदार प्रश्न। किसके आधार पर? ध्वनियों के आधार पर विभाजन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? चलिए बताइए। ऑप्शन से हैं अस्कोली, वन बेडके, डॉक्टर धीरेन वर्मा और गिल क्राइस्ट। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। सारे एकदम नए नए ताजे ताजे सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, एकदम छीटा मार के। देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। अस्कोली, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने यह काम करने का सुझाव दिया अस्कोली ने, लेकिन ध्वनिगत आधार पर आलोचना किसने की? सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनिगत आधार पर इसकी आलोचना की है। भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा किसे कहते हैं? बताओ गुरु फटाफट। चलिए राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी या फिर डिंगल? भाट भाषा, नाग भाषा। ठीक है, तो दो तरह का आता है, नाग भाषा नाग भाषा और भाट भाषा। भाट जो होते थे एक जाति होती थी और वो क्या करती थी? चारणगिरी करती थी। क्या करती थी? चारणगिरी करती थी। और चारणगिरी में वो क्या करते थे? राजाओं के वीरतापूर्ण जो कार्य होते थे उनको लोगों तक पहुंचाते थे और उनका प्रदर्शन करते थे यानी डींग मारते थे। कैसे याद रखेंगे? भाट लोग राजाओं की डींग मारते थे, डींग हाँकते थे चारणगिरी के लिए। ठीक है। नाग भाषा पिंगल, नाग भाषा पिंगल। तो हम लोग क्या कहते हैं, कैसे याद करते हैं इसे? लोग कहते हैं कि यार एक अभी रील मैंने देखा तो मजेदार रील थी। घर के बाहर जो है एक सपेरा जो है वो बीन बजा रहा था। क्या बजा रहा था? बीन बजा रहा था। और उसका पति दरवाजे पे आता है, कहता है भैया बीन मत बजाओ। क्यों बीन मत बजाओ? अंदर नागिन बैठी हुई है। वह कहता है कि भैया, सपेरा भैया बीन मत बजाओ, अंदर नागिन बैठी हुई है। फिर उसके बाद वो फोकस करता है कि उसकी पत्नी बैठी रहती है। मतलब कि जो नाग है, नागिन जो है, उसको हम लोग व्यंग के तौर पर अधिक प्रयोग में लाते हैं। अरे भैया वो तो एकदम नाग है, डस लेता रे, तो नागिन है एकदम।
और फिल्मों में तो देखिए गाना ही चला है, नागिन से बाल रे की अखियों से गोली मारे, था ना ये। तो इस तरीके से नाग भाषा और भाट भाषा, इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा अनेक अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है। बताइए। भाषा व्यवहार सामाजिक है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती, एकदम सही बात है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, सही बात है। किसके जो प्रतीक निर्धारित हो गए वो निर्धारित ही हो गए हैं, ठीक है, यह भी सही है। भाषा व्यवहार सामाजिक है, ठीक है, भी सही है। भाषा में प्रयुक्त शब्द था उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, बिल्कुल नहीं है। नेचर किसी शब्द का अर्थ निर्धारित नहीं करता है, करता है क्या? अगर शब्द का अर्थ प्रकृति निर्धारित करे तो पूरे विश्व में एक शब्द का एक ही अर्थ हो। अंकल का मतलब केवल चाचा ही हो, मामा ना हो। प्रकृति अगर निर्धारित करेगी तो एक ही निर्धारित करेगी ना, इस तरीके से। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईश्वरी, अब आप देखिए कि इनकी फाग बहुत प्रसिद्ध है। ईश्वरी की फाग बहुत प्रसिद्ध है। अब ये फाग आता कहां पर है? इनकी फाग जो है वो आती कहां है, कहां गाई जाती है? ईश्वरी की फाग जो है वह बुंदेली में होती है। कहां होती है? बुंदेली में। राते परदेसी संग सोई छोड़ गयो निर्मोई रे, ओसुआ ढटक परे गालन पर जुबन भीज गए दोई रे। इस तरह के गीत जो हैं जिसमें रसात्मकता भी मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो पलायन होता है वह बुंदेलखंड में होता है। तो यहां पर जो स्त्रियां हैं वह पतियों के विदेश जाने का वियोग भी सहती हैं, इसलिए वो गीतों में जो दर्द है वह भी यहां देखने के लिए मिलता है। तो ईश्वरी किस बोली के लोग कवि हैं? बुंदेली से जुड़े हुए हैं और इनकी फागें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की क्लास कैसी लगी फटाफट बताइएगा। अगर आप एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज जीडीसी, बीपीएससी टीयर 4 की कक्षाएं करना चाहते हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, तो आप सबको केवल एक काम करना है, व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर। कल फिर आपसे मिलेंगे, यूं ही आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।